हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। तो हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था एंड मेथड ऑफ चार्जिंग की बात भी की थी। ठीक है, आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कूलम्ब्स लॉ। ओके, कूलम्ब्स लॉ इज़ द BS ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बिकॉज अपने लास्ट लेक्चर में ये तो सीखा है कि अगर दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। ओके, मीन्स उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एज वेल एज रिपेल्सिव फोर्स दोनों जनरेट हो सकता है। बट ये फोर्स का अमाउंट कितना होगा, फोर्स को कैसे कैलकुलेट करें, यही क्वेश्चन का आंसर कूलम्ब्स लॉ देगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the force of interaction between any 2-point charges, this is the statement. Okay, now the force of interaction between any 2-point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, मतलब कूलम्ब लॉ क्या करता है, दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा है उसी की वैल्यू को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए हम इसे समझते हैं। जो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, टू चार्जेस लिए हैं Q1 एंड Q2, और ये दोनों जो चार्जेस हैं ये क्या हैं, स्टेशनरी है एंड पॉइंट चार्जेस हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं, आपको याद रखना है। ये कूलम्ब्स लॉ जो है वो वैलिड होता है स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए। स्टेशनरी का मतलब तो आपको पता है, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है। तो देखो, सपोज़ यहाँ पे हमने दो चार्जेस लिए हैं और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने r मान लिया है। ठीक है, तो ये जो r है, ये जो डिस्टेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा है ये इन चार्जेस के डायमेंशंस। ठीक है, मतलब अगर मैं ये चार्जेस का डायमेंशन देखूँ तो डायमेंशन की जो वैल्यू है, मतलब उसकी जो साइज़ है, चार्ज की जो साइज़ है वो बहुत छोटी है। ठीक है, किससे, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस से, आर के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब अगर आप ये पॉइंट पे बैठकर इस चार्ज को देख रहे हो तो ये एक छोटा सा पॉइंट जैसा दिखेगा, इसीलिए हम इसे पॉइंट चार्ज कहते हैं। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ था आपने क्या, कि जो फोर्स है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। तो Q1 इंटू Q2 लिख सकते हैं एंड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट लगेगा और उस कांस्टेंट को हम K कहते हैं। ठीक है, नाउ Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये जो है आपका मैथमेटिकल फॉर्म है और ये बेटा स्केलर फॉर्म। अभी मैंने क्या दिया है, स्केलर, मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे अगर फोर्स आया 5 न्यूटन 3 न्यूटन, तो ये जो स्केलर वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू के लिए मैंने ये वाला फार्मूला डिराइव किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो K है, क्या है, ये जो K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एंड इसकी जो वैल्यू है K की वैल्यू आपकी होती है 9 × 10⁻9, और इसका यूनिट क्या होगा, तो K को जब आप सब्जेक्ट करोगे तो ये वाली क्वांटिटी इधर हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखा है परमिटिविटी, इसका मीनिंग अभी हम समझते हैं। इसका जो वैल्यू होता है दैट इज़ 8.85 × 10⁻12, इसका जस्ट अपोजिट। ओके, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमने नोट डाउन कर ली। क्लियर। नाउ ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये क्या है, तो सिंपली बेटा कि अगर आपने दो चार्जेस एयर में लिए हैं, ठीक है, ये जो फ्री स्पेस है, या फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, हम तीनों के लिए ये वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम लिखते हैं। नाउ हमने क्या किया, दो चार्जेस को एयर में लिया, फ्री स्पेस में लिया या वैक्यूम में लिया। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स होगा, जो पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप हुआ है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। ठीक है, अगर वही
दोनों चार्जेस को मैंने वाटर में रखा है तो क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे एयर के कंपैरिजन में। तो वाटर के पार्टिकल क्या करेंगे, जो फोर्स लग रहा है, फोर्स जो डेवलप हो रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, उनके बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में, फोर्स की जो परमिशन देता है दैट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि जब आप एयर में हो तो एयर में पार्टिकल्स बहुत कम रहते हैं तो फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप वाटर में चले गए या किसी और लिक्विड में चले गए, ठीक है, या किसी और मीडियम में चले गए, तो क्या होगा बेटा, वहाँ पे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे। सो यहाँ पर फ्री स्पेस के लिए हमने एप्सिलॉन नॉट लिया है। ओके, क्लियर। नाउ एक और पॉइंट है, अगर आप किसी मीडियम के लिए लिखेंगे तो इसी फॉर्मूले को, ये जो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वो हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, एंड Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ओके, अब देखो यहाँ हम एप्सिलॉन के लिए, किसके लिए, मीडियम के लिए ले रहे हैं। अगर मुझे इसी टर्म को एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिखना है तो मैं फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखूंगी। ठीक है, ये जो के है, ये हमने ये वाला के लिखा हुआ है वो नहीं, ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ये है, लेकिन ये जो है ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये मीडियम की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। क्लियर। तो यहाँ मीडियम के लिए आपका ये वाला फोर्स की जो फॉर्मूला है वो यूज़ करोगे, और सिंपली अगर एयर के लिए है, वैक्यूम के लिए है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, नाउ जो कूलम्स लॉ है उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखो, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, एक्शन रिएक्शन, अभी वेक्टर फॉर्म में ये क्लियर हो जाएगा। और पॉइंट सेकेंड, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ये दो टाइप के फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि जो कूलम्स लॉ है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ओनली इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है। और एक और चीज़ है कि जब भी ये यहाँ पे Q1 और Q2 का ये जो लाइन ऑफ एक्शन देख रहे हो आप, ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, कूलम फोर्स की, वो अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन होगी हमेशा। क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट इज दिस लॉ कैन बी यूज्ड फॉर पॉइंट चार्जेस, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फोर्थ पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच ग्रेटर, मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये कितने अमाउंट में ज़्यादा होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के लिए हमने क्या किया, अगेन हमने टू चार्जेस लिए, पॉइंट चार्जेस Q1 लिया एंड दिस इज Q2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, वो है r। क्लियर। अब होता है ये जो फर्स्ट वाला जो चार्ज है ये सेकंड पे इस डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे फोर्स को लिख सकते हैं फोर्स ऑन ड्यू टू 1। ठीक है, क्यों, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरह से अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि दोनों चार्जेस के नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी डायरेक्शन फोर्स की इसी डायरेक्शन में होती। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो जो डायरेक्शन है वो मैं अपोजिट करके इधर ले लेती। ठीक है, इनवर्ट। ओके, नाउ Q1, अब ये जो Q1 पे फोर्स लग रहा है, ये सेकेंड वाला जो चार्ज है ये Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम ही होती है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, जो 1 है वो 2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और 2 1 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये तो हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमने r ले लिया। ठीक है, बट हमें क्या होता है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, वेक्टर फॉर्म की बात करूँ, तो मुझे पोजीशन वेक्टर लेने पड़ते हैं और पोजीशन वेक्टर में डायरेक्शन इंक्लूड होता है। ओके, तो अगर आप Q1 से 2 मतलब इस डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो मैं इसे R21 ले लेती हूँ। ठीक है, R21, और अगर आप इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो R12 ले लेते हैं।
ठीक है। R21 का मतलब क्या हुआ बेटा, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। कहाँ से डिस्टेंस है बेटा, 2 से 1 की तरफ, ठीक है। ये 1 से 2 की तरफ जो डिस्टेंस है वो, ओके। अब अगर आपको ये डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप सिंपली आप क्या करो कि F21 की डायरेक्शन ये है तो R21 की भी इस डायरेक्शन में शो कर दीजिए, ओके। अगर कन्फ्यूजन है तो क्लियर यहाँ तक। एक और पॉइंट नोट करना है बेटा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन वेक्टर जो हमने लिखे हैं R12, ठीक है, ये अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूँ तो ये मैग्नीट्यूड बराबर है, ये R के बराबर ही है। तो R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ठीक है। तो हमने इससे कॉमन वैल्यू ले लिया R, ओके। अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखें R12 वेक्टर, तो ये जो R21 के बराबर अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। एक की डायरेक्शन ये है तो दूसरे की इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 1 की डायरेक्शन लिखी है तो ये आपका इधर हो जाएगा 1 2 की डायरेक्शन। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम 1 बाय 1 फोर्सेस को फाइंड आउट करते हैं। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं F1 2 की बात करूँ, F1 2 की बात करूँ, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में अगर लिखेंगे तो आपका यही फॉर्मूला है K Q1 Q2, चार्जेस की वैल्यू तो सेम है और डिस्टेंस क्या है बेटा R²। लेकिन अगर आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, F1 2, यहाँ पे वेक्टर लगाना है आपको, यहाँ K Q1 Q2 एज इट इज़, R² भी एज इट इज़, क्योंकि स्क्वायर है तो वो मैग्नीट्यूड ही लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो क्वांटिटी है ये मैग्नीट्यूड देगा, लेकिन डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर में पढ़ा था, ओके। तो ये 1 2 के लिए जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, 1 2 की डायरेक्शन में कौन सा है, 1 2 की डायरेक्शन में देखो ये वाला यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। तो आप क्या करो 1 R12 लिख दो। क्लियर? ओके। अब आपको पता है कि अगर मैं यूनिट वेक्टर को ओपन करूँ, ए यूनिट वेक्टर को ओपन करूँ तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो आ रही है, तो इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R², और ये हो जाएगा बेटा R12 वेक्टर और डिवाइड बाय R, ओके। ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R। नाउ F12 इज इक्वल टू, ये R² है और ये R है तो क्यूब हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय R³ R12 वेक्टर। ये क्लियर है आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 फाइंड करें तो क्या होगा, सेम एज इट इज़ होगा वैल्यू तो, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर। क्लियर? अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्चुअली तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो रहा है, थर्ड लॉ, ठीक है। कैसे? यहाँ पे अगर मैं F12 को F21 के इक्वल करूँ तो यहाँ पे ये माइनस साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि यहाँ K Q1 Q2 डिवाइड बाय R³ यहाँ R12 वेक्टर हुआ, ठीक है। नाउ ये हुआ K Q1 Q2 डिवाइड बाय R³ और ये R21 को अगर मुझे 1 2 करना है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया फोर्स 1 ड्यू टू 2 और ये हो गया बेटा माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ, जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए वैलिड होगा, ओके। ये आपका फॉर्म आ गया। क्लियर? तो ये वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म हमें डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन के लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपली जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अप्रोच दूसरा रखेंगे। क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम वेक्टर साइन यूज़ करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो अवे, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव है तो टूवर्ड्स, इस तरह से, ओके। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं तो आप देखना ना भूलिए। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, आपके लिए कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्प किया हुआ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ओके। थैंक यू सो मच।